कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेके, और मैं पीछे 20 सालों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इंडस्ट्री में हूँ। तमाम 27 से 28 कंट्रियों में मैंने विजिट किया। उसके बाद जो ग्राउंड रियलिटी आई बीजेपी सरकार में, मोदी जी का विजन था आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत पे सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने किया तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे किया। जब तक हमारे कंट्री में डॉलर नहीं आएगा तब तक हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। तो उस क्रम में उन्होंने कई देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। कई देशों में जाते हैं वो, वहां भी कुछ इस तरह के एग्रीमेंट बना के आते हैं। तो उसी क्रम में मुझे लगा कि देश के उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, जिसको हम सन्यासी भी कह सकते हैं, साधु भी कह सकते हैं, जो देश के लिए इतना समर्पित है, तो हम क्यों ना उसके इस कदम को, इस पहलू को हम बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं। तो उसी विजन पे मैंने अब की बार इंटरनेशनल व्यापार एक नारा दिया मैंने, अब की बार इंटरनेशनल व्यापार। ये कैसे होगा, इसको ग्राउंड पे कैसे हम उतारेंगे। आप जानते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, बहुत छोटा सा आदमी हूं, लेकिन समाज में कुछ करने की अलग चाहत है। मोदी जी के सपने को साकार करने की चाहत है कि मैं उस युवा, उस किसान जिसके पास कोई भी ऐसी समृद्धता नहीं है जो एक्सपोर्ट कर सके, उसके पास कुछ ऐसे नॉलेज नहीं है। प्रोडक्ट तो किसान उगा रहे हैं, परंतु कई बार क्या हो रहा है, उनको नॉलेज नहीं है कि किस समय हम कौन सी खेती करें। अगर एक किसान गांव का गन्ना उगा रहा है तो सारे पूरे गांव गन्ना उगा रही है। उनको ये पता नहीं है कि कुछ पार्ट में हम गन्ने की खेती कर लें, कुछ पार्ट में ड्रैगन की खेती कर लें, कुछ पार्ट में पोमोग्रेनेट अनार की खेती कर लें और उसको हम एक्सपोर्ट करें। तो मैं एक ब्रिज की तरह उनके बीच जाता हूं। तमाम ऐसे आप हमारे देखेंगे कि मैंने अब तक 300 से 400 एक्सपोर्टरों को तैयार किया है जिनको ABCD के बारे में नहीं पता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यही नहीं करता हूं, बीकानेर, राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, मध्य प्रदेश, इंदौर, ऐसे तमाम छोटे छोटे स्टेटों में जाता हूं जहां पे मैं लोगों को जगाता हूं, और उनको जगाने के बाद उनके हाथों से ही एक एक चीजें प्रैक्टिकल कराता हूं, और यहां तक कि उनको बायर से भी कनेक्ट कराता हूं, ऑर्डर दिलाता हूं, उनके शिपमेंट को करवाता हूं। ये पहली भारत में ऐसी सोच की कंपनी है। इसी के लिए मैंने 3 भाषा में अपनी बुक लॉन्च किया है, द ब्लूप्रिंट, एक्सपोर्ट द ब्लूप्रिंट। इसमें हमने हिंदी, इंग्लिश, मराठी इतनी सरल भाषा में दिया है कि घर से उसको बैठ के आप एक्सपोर्ट को कैसे शुरू करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि भारत का हर युवा, हर किसान, हर फार्मर जिसको कुछ भी नहीं आता, उसके घर में कोई ऐसा बच्चा होगा जो 8वीं पढ़ा होगा, उसको भी हम ट्रेन करेंगे कि आप आओ, एक एक डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो, समझो कैसे ये एक्सपोर्ट होता है, कौन सा प्रोडक्ट किस कंट्री में जाएगा, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ पे है, क्या क्या गवर्नमेंट के लॉन्स है, क्या क्या हमारे टेस्टेज है, ये सब हम बताते हैं, और बताने के बाद उनको हम एक्सपोर्टर बनाते हैं। ये बताइए कि फिलहाल कुछ महीने पहले इंटरनेशनल जो ग्लोबल इशू थी उसमें आपकी टीम ने कैसे लोगों को गाइड की, क्योंकि उस वक्त व्यापार करना अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ बहुत मुश्किल होगा, खासतौर पे ईरान इजराइल के चलते बहुत सारी जो क्रूड ऑयल थी वो नहीं आ पा रही थी, उससे चीजें भी जुड़ी नहीं आ पा रही थी। वो सिचुएशन कैसा था? डेफिनेटली देखिए, जहां बात करते हैं ये वार जो चल रहा था पीछे, अभी भी है, आज भी शांत नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है। बड़ा चैलेंजिंग फेज था एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसका विकल्प एक भारत ही था कि जहां हमारी अर्थव्यवस्था पे इसका कोई असर नहीं आया। ये हमारी रणनीति, जयशंकर जी की रणनीति, डोभाल जी की रणनीति, आदरणीय मोदी जी की रणनीति, अमित शाह जी की रणनीति ने इसका असर भारत में नहीं आने दिया। ये कैसे नहीं आने दिया, मैं उस ग्राउंड में काम करता हूं, मुझे पता है कि सबसे बड़ी दिक्कतें आई रिफाइनरी में, सबसे बड़ी दिक्कतें आई ऑयल में। तो ये किसी न किसी दूसरे रूट से, किसी न किसी दूसरे माध्यम से हमारे पास इंडिया में, जिसको बोल सकते हैं कि जितनी हमारी जरूरतें थी उससे कई गुना ज्यादा हमारे यहाँ आता रहा। और देखे होंगे कि अन्य कंट्रियों में उसकी प्राइस कहां पहुंचा, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश था उस प्राइस को बहुत न्यूनतम करके ऊपर और नीचे
कंट्रोल करके रखा, कहीं भी भारत में इसकी दिक्कतें नहीं हुई। नीतीश जी, कितने किसान और युवा अभी तक जुड़ चुके हैं, कुछ अगर उसका कुछ बता पाए अगर आप तो। देखिए, मैं विगत 20 सालों से कर रहा हूं, तो ये समझ रहे होंगे कि मेरे लिए गिन पाना भी बड़ा मुश्किल होगा। हम्म, और ऐसे हर महीने में मुझसे 400 से 500 लोग कनेक्ट होते हैं। और एक हम 1 डेज का जब रखते हैं मास्टर क्लास, तो वहाँ बड़ी मात्रा में लोग कनेक्ट होते हैं। लेकिन उसमें से जो लोग सच में एकदम इंटरेस्टेड होते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, जिनको सच में करना रहता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो हम उनके लिए अगर गिनती करने जाएंगे तो बताया कि 100, 200, 300 के आसपास हमारे स्टूडेंट होंगे, किसान होंगे, फार्मर होंगे, जो कि कंटिन्यू एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक उनकी आय की भी बात करें तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे देखेंगे कि जिनकी पर मंथ 3.5 से 4 लाख मासिक इनकम हमने तैयार करा के दिया है। वैसे जी ये बताइए कि आपने भारत की जब बात होती है तो सरकार एमएसएमई सेक्टर को हर साल बजट में लेके आती है, बहुत सारे प्रावधान रखती है। तो एमएसएमई सेक्टर से कितने लोग जुड़ के आपके साथ जुड़े हैं, ये बताइए। बड़ा अच्छा एमएसएमई जो भारत की एक, जिसको बोलते हैं कि बोन है, ऋण है। एमएसएमई के माध्यम से जितने नए युवा जुड़ते हैं, उनको भारत सरकार एक्सपोर्ट के लिए भी 10 लाख की फंडिंग देती है। आप एकदम न्यू हैं, आपको भी 10 लाख की फंडिंग देती है आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर पे। हम लोग तमाम ऐसे युवा एमएसएमई हैं जिनको मैंने कराया है 20 लाख 10 लाख रुपए बैंक से। नेशनलाइज बैंक उसको सपोर्ट देती है कि आप एक्सपोर्ट को बढ़ावा दीजिए। और एमएसएमई की बात करें तो तकरीबन 100 के आसपास एमएसएमई आज के डेट में सक्सेस एक्सपोर्टर होंगे। जी ये बताइए कि फिलहाल कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो उस पर बहुत क्राइसिस है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, उसमें भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आता है। खाली इम्पोर्ट ही हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा देश से। वो ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हर कोई व्यापार तो करना चाहता है, लेकिन बहुत सिचुएशन इस वक्त अच्छी नहीं लग रही है। बिल्कुल आज अगर एक्सपोर्ट की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें, या हम गारमेंट की बात करें, या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की बात करें, तो ये सब में क्राइसिस वास्तव में झेल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा खरीदार हमारा गल्फ था। अगर हम शिपमेंट की बात करें तो मोर देन पिछला जितना भी रिकॉर्ड उठाते हैं, तो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का हब हमारा गल्फ था। गल्फ के माध्यम से और कंट्रियों में जाते थे। तो आज इस वार का जरूर कुछ न कुछ हमारे एक्सपोर्ट पे असर हुआ है। परंतु मोदी जी ने जो अभी लेटेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, यूएसए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ प्रोडक्टों पे हुआ, तो अलग अलग प्रोडक्टों पे हम लोग अलग अलग जगह कर रहे हैं। अफ्रीका में हुआ, जरूर अमेरिका ने उस पर कई प्रोडक्टों पे 100% लगाया है, लेकिन वो कुछ प्रोडक्टों पे उन्होंने लगाया हुआ है, कुछ प्रोडक्टों पे हमारे साथ वो फ्री ट्रेड पे भी है। तो ये उपलब्धि तो हमारी सरकार की जरूर है, और ये जरूर एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को फायदा दे रही है। जैसे आपने इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि फिलहाल ट्रम्प का टैरिफ वॉर था पिछले कुछ महीनों से, फिर जीएसटी में कमी की गई, ये एक बड़ी राहत थी कि व्यापार करने में आसान हो जाए, क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ की मार से महंगाई बढ़ रही थी और जीएसटी मास्टर स्ट्रोक जैसे इलाके इन्होंने सहूलियत तो दी है, लेकिन अब आपको लगता है संतुलित हो गया है व्यापार? अब बात करें अमेरिका की, तो ट्रम्प जी की सच में जो ये नीति है, ये कहीं न कहीं हमारे इंडियन को एक चैलेंजिंग फेस दिखा रही है कुछ प्रोडक्टों में। परंतु हमारी सरकार उसके पीछे काम कर रही है। हमारी सरकार कंटिन्यू उस चीज़ों को रिजॉल्व कर रही है। आप देख रहे होंगे कि आए दिन उस पर मीटिंग चल रहे हैं, आए दिन जयशंकर जी मिल रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री, लगातार इस पे भी चर्चा चल रही है, और जल्द से जल्द इस पे एक अच्छी गुड न्यूज आप लोगों को भी मिलेगी। आप बता दीजिए, आप किस चीज़ का व्यापार जो है वो शुरू किए हैं, फिलहाल कैसे था और कैसे जुड़ने के साथ अभी फिलहाल स्थिति क्या आपकी कंपनी? देखिए, हमारी जो कंपनी है वो वेस्ट ट्रीटमेंट में काम करती है, और वेस्ट ट्रीटमेंट में वेस्ट रिसाइकलिंग का काम हमारी कंपनी ज़्यादातर करती है। मैं सर से ऐसा जुड़ा हूँ कि मैंने जब देखा और सर के बारे में जाना, और मैंने जब इंदौर वर्कशॉप की, तब मैं बड़ा अप्रिशिएट रहा कि पहले से भी मेरा सपना था कि इंटरनेशनल बिजनेस में काम किया जाए, लेकिन मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जहां मैं ये सारे काम को इजीली करे, या कोई ऐसा कोई मोटिवेटर या मेंटोर नहीं था। लेकिन जब मैंने वर्कशॉप को ज्वाइन किया, मुझे लगा कि यार यहाँ काम जो कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा कठिन है,
उसको बड़े आसान तरीके से समझाया जा सकता है, किया जा सकता है। और इन केस अगर आप किसी प्रॉब्लम में भी जाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के, तो यहाँ पर आपको वो एक सोल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। और दूसरा रहा सवाल कि देखिए, हम चाहे फूड्स में हो, हमारा देश एक एग्रीकल्चर देश है जहाँ बहुत ज़्यादा फूड्स है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे चाइना ने अपने देश में पॉपुलेशन को पावर में कन्वर्ट किया, वैसे हमारे देश में भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि हम पॉपुलेशन को पावर में कन्वर्ट करें। और जब पॉपुलेशन को पावर में कन्वर्ट करना है तो हमारे यहाँ का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी हमारे एग्रीकल्चर में जनरेट हो रहा है, टेक्सटाइल में जनरेट हो रहा है, फूड्स में जनरेट हो रहा है, या बाकी के सारे मेटल्स में जितना भी हम लोग काम करें, तो दुनिया को दिखे। भाई यहाँ चाइना सबसे आगे अगर मानते हैं एक्सपोर्ट्स में है, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को दुनिया में सर्कुलेट किया है, तब वो एक्सपोर्ट में है। या उनके डॉलर्स के पोजीशंस बहुत अच्छी है, या फाइनेंस की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो वही सब चीजें हमारे देश में भी होना चाहिए। अभी क्या आपने यहाँ पर आकर सीखा, और फिलहाल एक्सपोर्ट में जो चैलेंजेस आते थे क्या अभी भी फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि माल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट करना बहुत चैलेंजेस होता है अदर्स कंट्रीज में। तो फिलहाल फिर आपकी कंपनी क्या स्थिति, कितना एक्सपोर्ट कर पाते हैं? देखिए, फिलहाल तो हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं। और रहा सवाल एक्सपोर्ट चैलेंजेस का, तो ये बात बिल्कुल सही है कि बिना आप किसी बेसिक प्लेटफॉर्म के एक्सपोर्ट को करना, इंपोर्ट्स को करना और उसको फाइनेंशियली सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपके पास में कोई ऐसा मेंटर हो, या कोई आपको ऐसा अगर मार्गदर्शक हो, या देश के हमारी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं, उसके लिए अगर हमारे पास में एक बेहतर प्लेटफॉर्म हो तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसकी वजह भी ये है कि हमारे यहाँ देश में जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुए हैं, विदेश में गए हैं, उन्होंने काफी नाम कमाए, तो जाहिर है कि हम एक्सपोर्ट में भी कर सकते हैं। आप बताइए, आप बड़ी यंग हैं और अपने खुद का स्टार्टअप बिजनेस किया है, कैसे गाइडलाइंस मिलती है? और आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, स्टार्टअप न्यू इंडिया की बात होती है, तो कैसे आप अपनी शुरुआत की है? एक्चुअली फिलहाल में मैं बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं कर पाए, उनकी फैक्ट्री प्लांट है, तो उसमें पेपर और मैनेजिंग टेक्निकल वगैरह में देखता हूँ। तो हमारा शुरू से ही फैमिलियर बैकग्राउंड एक बिजनेस का रहा है। आपने बिजनेस को हमें हर चीज़ के लिए प्रमोट भी किया है। तो हम अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कैसे करें और भी चीज़ों में, अभी इंटरनल इंडिया में है और हम इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू और दूसरी कंट्रीज़ में हम अपने प्रोडक्ट को और अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए हम और चीज़ें सीखने आए। और पहले जैसे वर्कशॉप यहाँ इंदौर में थी, तो उसको देखकर और क्यूरियोसिटी बढ़ी कि और इसके आगे कैसे क्या होता है, पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिकल गाइडेंस और ये सब होना चाहिए। तो हमारा सोचना शुरू से यही था कि इंडिया को या खुद को अपन को बढ़ाना है, आगे एक्सप्लोर करना है। तो विद इन इंडिया नहीं, हमें और बाहर भी कंट्रीज़ में उस चीज़ को बिजनेस के थ्रू खुद को एक्सप्लोर करेंगे तो हमारा इंडिया ऑलरेडी होगा ही होगा। तो इस चीज़ को लेकर के, इंटरेस्ट को लेकर के और बेस को लेकर के आगे आना ही था। नीरज जी, बताइए कि जेंजी और अल्फा जैसे युवाओं का ये देश है, फिलहाल इनकी चर्चा खूब हो रही है, लेकिन ये जो बच्चे हैं हमें नहीं लगता है कि सोशल मीडिया से बाहर निकल पा रहे हैं और बिजनेस के बारे में वो सोचते नहीं है। तो ऐसे लोगों को कैसे देखते हैं? देखिए, आज जेनजी की बात करते हैं तो कुछ जेनजी हमारे जरूर किसी के बरगलावे में आके नए मोमेंट को जन्म दे देते हैं, जो मोमेंट हमारे देश को पतन की तरफ ले जाता है। लेकिन एक जेनजी ही एक ऐसी ताकत है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकती है। तो मैं उन जेनजियों से यही अपील करूंगा कि जब भी ऐसे कोई मोमेंट आता है तो इनको दरकिनार करिए, इसको नजरअंदाज करिए और आप उस मोमेंट से जुड़िए। जिस तरह से आज चाइना आज़ादी के बाद, चाइना और इंडिया में आज़ादी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। आज चाइना कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है, तो उस जेनजी की ही ताकत है चाइना के अंदर कि आज चाइना के को पूरा वर्ल्ड टक्कर नहीं दे पा रहा है। अगर बिजनेस में बात करें तो हमारे भी जेनजियों को ये सोचना होगा और आना होगा, और उसी मुहिम पे मैं काम कर रहा हूं कि जब तक युवा पीढ़ी नहीं इस सेक्टर में आएगी, जब तक युवा पीढ़ी ये मोबाइल, रील और ये सब से दूर होगी, केवल एक पागलपन होना चाहिए, बिजनेस का पागलपन, अपने आप को डेवलप करने का पागलपन।
तब तक हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा आपके टीवी चैनल माध्यम से एनजीओ को कि आप एक सही दिशा में, जिससे भारत एक अर्थव्यवस्था के रूप में स्ट्रांग हो, आप लोग उस कदम पे जाइए। किसी के इस तरह के बरगलावे में न जाइए जिन्होंने अपने जीवन को ही कोई कैरियर नहीं समझा, अधूरी में पढ़ाई छोड़ के आया। बात कर रहा हूँ दीपक जी की, अधूरे में पढ़ाई छोड़ के आया, अधूरे में चीजें की, और आने के बाद उनको पता है कि एक तबका भारत में ऐसा है जिसको बड़ी आसानी से बढ़ाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है। तो उस तबके को उन्होंने टारगेट किया और जंतर मंतर जैसे आंदोलन को उन्होंने जन्म दिया। परंतु कहीं न कहीं वो हमारे इस एनजीओ को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोग, हम कहते हैं आप आइए, एक नई दुनिया है जहां भारत खड़ा है, पूरी दुनिया को प्रोडक्ट देने के लिए तैयार खड़ा है। आज भारत के ऊपर पूरी दुनिया देखती है कि कहीं न कहीं भारत से फ्रूट, वेजिटेबल, गारमेंट, तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भारत आज चौथे और 5वें नंबर पे आता है एक्सपोर्ट में। तो उन एनजीओ को मैं निमंत्रण देता हूं आपके माध्यम से कि आए और अब की बार इंटरनेशनल व्यापार का नारा बुलंद करें। सर, इसमें मैं एक बात और भी कहूँगा कि जेनजी जो है हमारे देश की बहुत बड़ी पावर है, एनर्जी है। अब उस एनर्जी को सिर्फ हमें कन्वर्ट करना है सही दिशा की तरफ, महाराष्ट्र और वो सही दिशा में कन्वर्ट हो जाए तो फिर दिक्कत नहीं है, हम लोगों को आगे बढ़ने में से कोई रोक नहीं सकता। आप भी बता दीजिए कि कैसे आपने शुरुआत की थी और फिलहाल क्या स्थिति है? जी, मैं एक किसान का लड़का हूँ। मेरा नाम घनश्याम पुलवारिया है। मैं ऑलरेडी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा बचपन यहीं महाराष्ट्र में बीता। मेरा एजुकेशन वगैरह यहीं से हुआ। मेरे पिताजी वहाँ से जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब वहाँ से यहाँ आए थे। तो हमारा बिजनेस फैमिली बिजनेस है चमड़ों का रंगत करना, जो हम जूते बनाते पहले। तो उसी कार्य को, ये हमारा फैमिली बिजनेस था, इसी को मैं कार्य को आगे ले जाने के लिए, जैसे चप्पल फुटवेयर के चप्पल्स है, सैंडल्स है, बेलीज है, उसको मैं लोकल एरिया में तो पूरा प्रोडक्ट को पूरा कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे वो जिद है कि मैं यहाँ से इस अपनी जो क्वालिटी है वो मैं विदेशों में रहूँ। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं सर के यहाँ आया। वो गाइडेंस, वो जो मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए चाहिए, वो सर के यहाँ से मिली। तो उन्होंने मुझे सीढ़ी, ये पहली मेरी सीढ़ी है जो मैंने, और जितना इन्होंने, मैं इस पे सर्च कर चुका हूँ पूरे ऑल इंडिया में, इतनी नॉलेज मुझे कहीं नहीं मिली। आज मैं 50 ईयर का हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी जितनी नॉलेज चाहिए थी, जिन्होंने मुझे इतनी डिटेल में दी सर ने, वहाँ मुझे कहीं नहीं मिली। और अब मैं कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं अब कर पाऊंगा एक्सपोर्ट। थैंक यू सर। Thank you.